on Europedia, and we are sitting in the campus of Punjab University. As you are aware, the conference is going on. Vice Chancellor's North Zone Vice Chancellor Conference on the implementation of New Education Policy 2020. और आज यहाँ पे एक और कॉन्फ्रेंस भी हम अटेंड कर रहे हैं, दैट इज ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। मेरे साथ आज हैं एसके मिश्रा सर, हु इज रजिस्ट्रार इन वेरी प्रेस्टिजियस इंद्र कुमार गुजराल इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दैट इज इन कपूरथला। वेलकम सर ऑन यूपी। थैंक यू, नमस्कार। ओके, सो मिश्रा सर, ये बहुत अच्छा फंक्शन था, 2 दिन का हमने काफी अटेंड किया, बहुत से वाइस चांसलर से इंटरेक्शन हुआ, आपसे भी मौका मिला है इंटरेक्ट करने का सर। और आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आप रजिस्ट्रार हैं सर वहाँ पे। मैं आपका सारा इंटरेक्शन 2 वर्टिकल्स में डिवाइड करूँगा सर। एक तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके बारे में बात करेंगे, और फिर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। फिर ये देखेंगे कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इन दोनों से रिलेटेड क्या वहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या वहाँ पे चल रहा है। तो बिफोर आई गो फॉरवर्ड सर, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके और आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर हम आगे चलते हैं। जी, आई.के. गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी 1997 में स्टेब्लिश हुई। ओके। और उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि ये यूनिवर्सिटी टेक्निकल फॉर द कॉज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट की गई थी, और उसका मोटो ये था कि टेक्निकल एजुकेशन फील्ड में हमने काम करना है, लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर, फार्मेसी, इस फील्ड में एजुकेशन डिलीवर करना है फॉर द सोसाइटी एंड टू अपलिफ्ट द स्टेट। और उसके बाद क्योंकि ये अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी थी और उस समय जर्नी स्टार्ट की, और आते आते 2013 तक हमारे पास जो देखें स्टूडेंट बेस, हम डिस्टेंस एजुकेशन भी था, रेगुलर एजुकेशन था, और लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट, 2.5 लाख स्टूडेंट हमारे पास थे। लेटर ऑन तो गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे स्टेट की 2 यूनिवर्सिटीज हो गई, एक हमारी आई.के. गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दूसरी MRSPC। सो इस करके आज के समय थोड़ा सा, और साथ साथ हमारे पूरे पंजाब में 2013 के बाद देखें कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी स्टेब्लिश हो चुकी हैं, इसलिए आज थोड़ा सा स्टूडेंट बेस कम हुआ लगभग। फिर भी आज के टाइम हमारे पूरे पंजाब में 80,000 बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस में, जो लगभग 200 कॉलेजेस हमारे साथ के साथ अफिलिएटेड हैं। लेकिन अगर हम कैंपस की बात करें, क्योंकि अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होने की वजह से कैंपस काफ़ी लेट डेवलप हुआ, तो 2016 में हमने कैंपस में एकेडमिक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, और उसके बाद हमारा कैंपस में भी लगभग 3,000 से ऊपर बच्चे हैं, तो काफ़ी अच्छा ग्रेजुएट हम लोग कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंटली पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कपूरथला में उनका आपका अपना कैंपस भी है सर, और वहाँ पे कोर्सेज भी हैं। जी, 2008 में हमने अपना कैंपस एस्टेब्लिश कर लिया था। 75 एकड़ में हमारा कैंपस है, ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बड़े बड़े लैब्स हैं। जैसे एक एग्जांपल जो हमारे पास CIIT लैब है एक करके, सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि टाटा टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करके 300 करोड़ का एक सेंटर बनाया गया। उसमें हम स्कूल के बच्चों को, ITI पॉलिटेक्निक के बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का केवल कॉन्सेप्ट टेक्निकल हायर एजुकेशन ही नहीं है, हमें नीचे के लोगों को अपग्रेड करना, अपलिफ्ट करना, उनको भी टेक्निकल मेंटरिंग करना। सो उनकी स्कूलों के पास उतनी ज़्यादा अच्छी लैब नहीं होती है, तो यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया और ये लैब बनी हुई है। तो आजकल हमारे पंजाब सरकार भी, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट में स्कूल एजुकेशन को बहुत अच्छा स्ट्रांगली देखना चाहती है, माननीय मंत्री बैस जी ने भी इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन। तो हम लोग क्योंकि यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन तो कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन, लेकिन अपने जहाँ से हमारी फीडिंग हो रही है, जहाँ से नीचे से एक हमारे पौधा मिल रहा है कि यूनिवर्सिटी को ग्रोथ के लिए प्लांट लगाना है, बड़ा पौधा, तो उनको कैसे हम ट्रेन करना है, तो वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे स्कूल की भी विजिट हमारे कैंपस में होती हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि आसपास के जितने स्कूल हैं उनके साथ टाई अप करना, ITI के साथ टाई करना, कि वो लोग भी कैंपस विजिट उनकी फैसिलिटी देख सकें, वहाँ पे आकर के विजिट करें, लोगों से बात करें, फैकल्टीज कैसे हमारी यूनिवर्सिटी स्टेट के लिए क्या काम कर रही है, कैसे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, क्योंकि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो ये कोई हायर एजुकेशन से स्टार्ट नहीं होता है, ये तो प्राइमरी से स्टार्ट होता है। और वो जो इंटर लिंकेजेस की आपने बात किया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में स्टूडेंट तभी आएगा अगर शुरू में उसको पकड़ा जाएगा। तो मेंटरिंग जो आपने बात की है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, वो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। मैं अब आता हूँ मिश्रा सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ। यहाँ पे क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें UGC चेयरमैन आए थे और वाइस चांसलर बहुत सी यूनिवर्सिटी से आए हैं, जिन्होंने डिस्कस किया कि वो कैसा चल रहा है।
मैं आपने जैसे बताया कि आपके 200+ कॉलेजेस हैं और आपने बताया कि प्रोफेशनल कोर्सेज रन होते हैं उसमें, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मा, ये सारे आपने कोर्सेज, आर्किटेक्ट वगैरह बताया। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्किल रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सर, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन स्किल्स, इन प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन हैं। तो मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, आपका पर्सपेक्टिव इसके ऊपर जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी हम इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना कहें तो अच्छा होगा। ये बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, क्या है, न्यू तब थी जब इम्प्लीमेंट पॉलिसी आई नहीं थी। अच्छा। अब वो स्कीम बन अच्छा, चुकी है, नेशनल आज का स्कीम बन चुकी है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। और ये चूंकि काफी पहले अगर हम बात करें 34 साल बाद अपने पॉलिसी क्यों लाई, आज के टाइम में ग्लोबल एजुकेशन क्या सिस्टम है, हम अपने केवल भारत देश की बात ना करें, हम पंजाब की बात ना करें, हम ग्लोबल एजुकेशन की बात करें। पूरे बाकी हमारे पंजाब से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, देखिए, तो बहुत सारी ऐसी इशूज हैं कि हम उनको, क्या हम वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्या हमारी वो एजुकेशन ऐसी है नहीं कि हमारे बच्चे हमारे प्रदेश में, देश में ही रहें, वही जॉब करें। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है 34-35 साल के बाद एक पॉलिसी चेंज हुई है। पॉलिसी तो पहले भी थी, बट पॉलिसी में कुछ चेंज लाना आज के अकॉर्डिंग, मतलब जिससे कि फ्यूचर को हम प्रोटेक्ट करें। हम कहते हैं ना कि हम विश्व गुरु बनेंगे, कैसे बनेंगे, कुछ चीजें हम चेंज करेंगे। अगर देश को बदलना है, समाज को बदलना है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चल रही है। हर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट का प्रोग्रेटिव है कि कैसे हम इसको एजुकेशन को लेके चलें, तो इसलिए भी हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चल रही है। दूसरी यूनिवर्सिटीज भी कर रही, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन फेज में चल रही है। इसमें हम बात करें मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट की बात करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, तो ये करिकुलम अपग्रेडेशन की बात करें, इन लोकल लैंग्वेज की बात करें, उसमें हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। हमने एक इसी तरह एक डिवीजन क्रिएट किया है, ट्रांसलेशन डिवीजन इन पंजाबी। उससे क्या है कि क्या होता है, जापान, चाइनीज वाले क्यों आगे बढ़ रहे हैं, वो नंबर 1 कंट्रीज क्यों कहलाते हैं, जब उनकी एजुकेशन दी जाती है उनकी अपनी ओन लैंग्वेज में होती है। हमारे यहाँ क्या है, हम पंजाब में बैठे हैं, पंजाबी मैंने मान ली है, बट की ये प्रॉब्लम है, वो जो डिलीवर हो रहा है मैंने समझ नहीं आ रही। तो इस करके ये है, गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी एजुकेशन डिलीवरी हो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में। एक टेक्निकल एजुकेशन में बीटेक कर रहा है बच्चा, हमारे पंजाब किसी पिंड से आया और उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या वो उतना कैच कर सकता है, क्या उतना उसको स्टडी में ले सकता है? नहीं। इसलिए जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना उसको, तो वो हमारे यहाँ ट्रांसलेशन डिवीजन एक क्रिएट किया गया। तो हम लोग कुछ किताबें ऑलरेडी ट्रांसलेशन फेज में हैं, और हमारे जो इस समय प्रेजेंट वाइस चांसलर डॉक्टर सुशील मित्तल, वो भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि किस तरह से हम लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएं अपनी, और बच्चों को जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन, उसकी तरफ स्किल कैसे प्रोवाइड करें, जिससे बच्चे पढ़ते पढ़ते कोई ऐसी स्किल, एक्स्ट्रा स्किल गेन करें कि कल को उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, तो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं मार्केट में जाके अपनी खुद का काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो इस तरह से कई इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसी तरह मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करें, हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंट्रा डिसिप्लिनरी। हमारे क्योंकि अभी टेक्निकल एजुकेशन है, हम उसको नॉर्मल एजुकेशन जब लाइक बीए, बीएससी, लॉ, इनको भी लेकर के हम अपना प्लान है कि लेकर के नेक्स्ट सेशन से वो भी कोर्सेज लेके आए, क्योंकि अभी जो स्कीम आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम मल्टी डिसिप्लिनरी कर सकते हैं। हर क्या है, अगर एक बच्चा, मैं बीटेक कर रहा हूँ लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे हिस्ट्री कुछ पता ही नहीं, बट अपने पंजाब की हिस्ट्री भी पढ़नी है, बट उसके पास ऑप्शन नहीं, तो जब मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक बीटेक का बच्चा पंजाब की हिस्ट्री भी पढ़ेगा तो उसको लगे पंजाब के बारे में पता है, वो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेगा तो पूरे कंट्री की इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि उसको फील्ड में, मार्केट में उतरना है, तो सब कुछ आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसको 1 by 1 हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें 2-3 चीजें अभी विषय सर, हम जानते हैं एजुकेशन एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, मतलब वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसके ऊपर वो अपना इन्वॉल्व होते हैं। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज किया जो आई थिंक प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट का भी एक इशू है कि साहब किस तरीके से बाहर जाने वाले बच्चों को रोका जाए सो दैट पंजाब के अंदर ही वो अपना कंट्रीब्यूट करें। और दूसरी तरफ अगर हम इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें
उसमें भी एक कंपोनेंट है कि किस तरीके से आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में, चाहे पंजाबी है, उसको बेसिकली उसमें शिक्षा दें बच्चों को, सो दैट लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज एक आड़े ना आए अपने लिए एक जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों ही चीज़ें उसमें मर्ज करती हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि जैसे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इन पंजाब है या सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट है, दोनों का कन्वर्जेंस पॉइंट है, दोनों ही गवर्नमेंट्स का ये है कि साहब ये चीज़ की जाए, तो आप कितने होपफुल हैं कि इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि पंजाब का यूथ पंजाब में रह जाए और उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उसको बाहर ना जाना पड़े, आप कितने उसके लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं सर कि ये हो पाएगा? देखिए, ये जो हमारा इस समय का यूथ है, क्या है, हम बात करते हैं ना वैल्यूज की, कहीं ना कहीं हमें वैल्यूज में कमी आ रही है। हम केवल पंजाब की बात नहीं, पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं। हमें अपने जो फैमिली कहते हैं ना, फैमिली कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। पहले एक बड़ा परिवार होता था, भाई होते थे, बहन होते थे, चाचा नाना काका सारे होते थे। आज छोटे छोटे परिवार हो गए। हम वो वैल्यूज बच्चों में इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चे अपने भाई सिस्टर ब्रदर उनके बारे में सोचे, माँ बाप के बोले, उसमें क्या टारगेट करना है, या हमने ऐसी शिक्षा दे दी उसको कि उसने सोचना है नौकरी लेनी। 12th पास नहीं किया, वो मेरे पड़ोसी मेरा गुआंढी उत्थे पहुंचा है कनाडा, कनाडा जाके नौकरी कर रहा है, उत्थे जो भी नौकरी कर रहा है, चाहे किसी भी लेवल की नौकरी है, बट उत्थे वहाँ ठीक लग रहा है, बट यहाँ पे नौकरी नहीं करनी। प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं हमें जो बच्चों को देनी चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने सोसाइटी के साथ रहें, अपने इस स्टेट या कंट्री के साथ कंट्रीब्यूट करें। जितने साल भी आपने यहाँ पे पढ़ाई की है, उसका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी को वापस देना। तो ये कहीं ना कहीं हम, चाहे एजुकेशनिस्ट कह लें, चाहे फैमिली मेंबर्स कह लें, हम उन बच्चों को इनकलकेट नहीं हुआ, उनको नहीं दे पा रहे। तो एक ह्यूमन वैल्यू जो सब्जेक्ट है, इसको भी थ्रू आउट कंट्री, इवन स्टेट में अगर सब जगह इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको अपने आप को समझने का, जब उनसे एक पूछो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात आती है, खुद के बारे में पूछते ना कि हम चाहते क्या हैं, क्या नौकरी ही करना चाहते हैं, या आप अपने परिवार को नहीं देखना चाहते हैं। पंजाब के अंदर कई ऐसे विलेज हैं जहाँ के ज्यादातर यूथ बाहर है, खाली हो गया, माँ बाप यहाँ पे हैं, उनको कोई टेक केयर करने वाला, कोई देखने वाला नहीं, उनको प्रॉब्लम होती है कौन देखेगा। सो हम उनको वो शिक्षा नहीं दे पाए। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें एक ही चीज नहीं है, बहुत सारे, जैसे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो सारी चीजें समावेश के अंदर हैं। अगर उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और आई एम होपफुल फॉर दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है और स्टेट गवर्नमेंट में हमारे मंत्री साहब ने भी 2 बार विजिट किया कैंपस को, और वो चाहते हैं कि बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दी जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, स्कूल एजुकेशन से ऊपर। अगर वहीं से हमने शुरू कर दिया होलिस्टिक डेवलपमेंट कि उसको एक स्किल भी आ गई, उसको ह्यूमन वैल्यूज भी आ गए, तो कहीं ना कहीं आज नहीं 4 साल बाद 10 साल बाद वो रिवर्स ट्रेंड हो जाए और यहीं पे रहते हुए उनकी एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज कुछ ना कुछ अपना काम कर सकें। सो आई एम वेरी मच होपफुल कि विद द कोऑपरेशन ऑफ बोथ द गवर्नमेंट टू ईच अदर हम अपने विल एस्टैब्लिश द थिंग्स कि वो अपनी स्टेट को हम प्रोग्रेसिव स्टेट बनाएं, जो पहले था दोबारा से कर दें। विशा सर, ये आज जो हम कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर है। आप बहुत ही सिंपल टर्म्स में व्यूअर्स को बताओ कि इसका मीनिंग क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का मीनिंग क्या है। और दूसरी बात सर, कि जो स्टूडेंट है, जो मेन स्टेक होल्डर है इसका, जिसको ये वैल्यू जाने चाहिए, वो ये वैल्यू क्यों ले? क्योंकि स्टूडेंट्स का जो ज़्यादातर रुझान होता है वो होता है कि साहब हम कुछ ग्रेड्स लें और हमारी जॉब्स लगे। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की उसको रिक्वायरमेंट क्या है और उनको ये इम्पार्ट कौन करेगा? मतलब क्या हमारे मेंटर्स, टीचर्स, कॉलेजेस में वो कैसे उसको इम्पार्ट करेंगे? ये 2-3 पॉइंट्स के ऊपर आप हमें कुछ बताएं। देखिए, जैसे अभी हमने बात की कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऑलरेडी इनबिल्ट है ह्यूमन वैल्यूज, एक सब्जेक्ट है। एआईसीटी ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, उन्होंने माइनर सब्जेक्ट भी इसको लॉन्च किया है। बेसिकली ह्यूमन वैल्यू की हमें आज जरूरत क्या है, क्यों हम बात कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यू की? मैंने अभी बात की ना कि परिवार की सिस्टम हमारा खत्म हो गया। जो हमारी ओल्ड सिस्टम था, जैसे कि इंडियन कल्चर या भारतीय परंपरा है, वो आज खत्म हो रही है। हम अपनी इस प्रांत की बात करें, पंजाब की बात करें, पूरे सब एक फैमिली की तरह रहते थे। फैमिली में मदर, फादर, भाई, भतीजा सारे एक साथ रहते थे। एक नहीं 4 भाई होते थे, 2 सिस्टर। आज का समय क्या हो गया, भाई को भाई नहीं मिल रहा है, सिस्टर को भाई नहीं मिल रहा, भाई को सिस्टर रिश्ते नहीं पता। अगर हमें अपने आप को नहीं पता, अपना नहीं पता,
रिश्तेदार नहीं पता, तो कैसे हम वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपनी परंपराओं को कैसे लेके चलेंगे। हमारी पुरानी धरोहर वो खत्म होती जा रही है, सो उसी को दोबारा रीबिल्ड करना ऑलरेडी थी। और हम चाहे गुरुकुल शिक्षा की बात करें, हमारी तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, जहाँ पे हमारे टीचर भी परांगत होते थे, हमारे एक स्टूडेंट जैसे बोला वहाँ पे चलती थी 16 कलाएं 64 कलाएं, आर्ट भी सीख रहा है, इंजीनियरिंग भी सीख रहा है, साइंस भी सीख रहा है, सब कुछ पता होता था, साथ में वैल्यूज थी वो दैट उस समय इनबिल्ट था सिस्टम में कि वैल्यूज की सिखाई नहीं जाती थी। आज के टाइम में सिखाना पड़ा क्योंकि हम अपने उससे बहुत दूर आ गए। तो नो डाउट कि जिस तरह से ये सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में चेंजेज आए हैं और हम ह्यूमन वैल्यूज प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, आज भी जैसे ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है, सारे वाइस चांसलर स्टेट के दूसरे स्टेट के भी आए हुए हैं, सो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस आए हैं, इसीलिए उनको यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रहा है कि वहाँ जाकर के अपने कोर्स करिकुलम में ह्यूमन वैल्यूज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, टीचर्स की कैसे ट्रेनिंग देनी है। बेसिकली ये ट्रेनिंग सेल्फ की ट्रेनिंग है। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, आज ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये इतने टाइम पुरानी बनी हुई है, बट स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है नहीं टूटेगी। आज जो बिल्डिंगें बन रही हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वैल्यूज की कमी है, वो सोचता नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कल को गिरेगा अपने थोड़े से फायदे के लिए, तो उससे सोशल इम्पैक्ट कितना है। तो वैल्यूज इसीलिए क्योंकि वो इतना टाइम लग गया चीज़ों को गिरते 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 वैल्यूज अब दोबारा शुरू करना तो टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, इस ह्यूमन वैल्यू जो प्रोग्राम चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी हम एक कोर्स की तरह इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, कोई भी स्टूडेंट इससे एडॉप्ट कर सकता है ये कोर्स, और आने वाले टाइम में भी माइनर डिग्री नेक्स्ट ईयर से माइनर डिग्री भी लॉन्च करेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ऑप्ट करेंगे कि जिस तरह से हमें हिस्ट्री की पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ने का इंटरेस्ट, ऐसे वैल्यूज भी पढ़ने की जरूरत है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसको बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव रहेगा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर ये बहुत अच्छा एक प्रयास है कि पूरे देश में वैल्यूज को बढ़ाना, अपनी भारतीय परंपराओं को आगे लेके जाना। स्टेट वाइज अलग अलग थोड़ी सी परंपराएं चेंज होती हैं, लेकिन वहाँ की हमें उसी को तो धरोहर है ना अपनी, उसी को तो प्रोटेक्ट करके आगे लेके वही बेटी है, हर एक देश प्रदेश की अलग बेटी है। विशाल सर, एक आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, 200 कॉलेजेस हैं, तो जितना बड़ा यूनिवर्सिटी जितने ज़्यादा कॉलेजेस उतने ही बड़े चैलेंजेस। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रहे हैं या उसके अंदर वर्टिकल बोल रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज बोल रहे हैं, आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आई एम वेरी श्योर ये इजी नहीं होता। फिजिबल है, कर ले जाएंगे, लेकिन इजी नहीं होता। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि बीइंग सो बिग अ यूनिवर्सिटी, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं और कैसे आप उनको ओवरकम करते हैं? जी, बेसिकली ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाले टाइम, क्योंकि हमारे कॉलेज ज़्यादा हैं, हर एक कॉलेज हमारा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी ये कॉलेज है, वहाँ पे एक दिक्कत हमारी थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है कि अगर हमें कोई ऐसा सेंटर बनाना है, बच्चों की इंक्यूबेशन सेंटर, क्योंकि बच्चों को स्किल ओरिएंटेशन देना है, स्किल ओरिएंटेशन देने के लिए कहीं ना कहीं स्किल सेंटर होने चाहिए। तो उस केस में हम हर एक कॉलेज में नहीं बना सकते। तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी में अभी हमने रिसेंटली एक इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया है, उस इंक्यूबेशन सेंटर वी कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी और एक क्लस्टर बना रहे हैं कि सपोज हमने जलंधर का एक क्लस्टर, उसमें 10 इंस्टीट्यूशन है, इनका एक क्लस्टर होगा, वहाँ के बच्चे वहाँ पे आकर के ट्रेनिंग ले सके, स्किल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हो, वहाँ आकर के ले सके। तो एक क्लस्टरिंग करना कॉलेज, इसी से अमृतसर में एक उसकी क्लस्टरिंग अलग करना, लुधियाना में उसकी क्लस्टरिंग अलग, जितने भी कॉलेज हैं उनको एक क्लस्टर बनाना और वहाँ पे ऐसे सेंटर्स बनाना जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो और हम ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें। तो आप एक इकोसिस्टम क्रिएट करें। तो इसी तरह मल्टीडिसिप्लिनरी हमने बात की कि वहाँ पे यहाँ पे केवल टेक्निकल एजुकेशन नहीं चल रहा, क्या है अभी भी सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है टेक्निकल एजुकेशन, कॉलेज का सर्वाइवल भी मुश्किल है, केवल एक प्रोग्राम केवल बीटेक कंप्यूटर साइंस आजकल चल रहा है, बाकी प्रोग्राम नहीं चल रहे। सो उनको दूसरे प्रोग्राम देंगे, मैनेजमेंट के प्रोग्राम देंगे, बीएससी बीए के भी देंगे, लॉ के कोर्सेज चलेंगे, फिर उनकी भी ग्रोथ होगी, इंडिविजुअल ग्रोथ इंस्टीट्यूशन की, और वहाँ जो रिसोर्सेज है वो हम यूटिलाइज करते हैं। सो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम में जा रहे हैं। इसी तरह एक हम रिसर्च सेंटर भी क्रिएट कर रहे हैं, जोन वाइज रिसर्च सेंटर होगा, हम वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटेशन सेंटर होगा जहाँ पे हर तरह के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होंगे। उसी तरह आकर के जो अपने रिसर्चर हैं, पीएचडी जो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ आकर के अपनी रिसर्च ओरिएंट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स तो हैं, बट
कैसे उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए अपनी इकोसिस्टम को और अच्छा बिल्ड करना है कि अपनी स्टेट की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम नेशनल के तौर पर प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें। सो मिश्रा जी, मेरा अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका हमने टारगेट रखा है कि हम इस ईयर तक उसको कंप्लीट कर लेंगे, या वो एक वे ऑफ लाइफ है, डायनामिक डॉक्यूमेंट है, इवोल्यूशन क्या है? बेसिकली डीसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस तो आई कि इसको करना है, बट हर यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट दैट इज गाइडलाइन इंप्लीमेंट करना। कुछ यूनिवर्सिटी फास्ट ट्रैक पे काम करेगी, कुछ में थोड़ा स्लो है क्योंकि सिस्टम का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हमारा भी ट्राई रहेगा कि अभी 23 चल रहा है 24 और अगले 3 सालों के अंदर हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन पे ले जाएंगे और जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे बाय 2027। जो उनकी गाइडलाइन से ट्राई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन उस चीज को इम्प्लीमेंट ट्राई करेंगे और जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए मिश्रा जी, बहुत अच्छा सेशन गया, बहुत अच्छा आपने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है आपका, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 200 कॉलेजेस हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, 80,000 स्टूडेंट्स आपने बताया, अलग अलग प्रोफेशन हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्लेक्सिबल मॉड्यूल है, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, वो सारे के सारे जॉब से रिलेटेड है। और वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पंजाब की जो प्रॉब्लम है, इंडिया पंजाब की यूथ का बाहर जाना, उसके साथ लिंक्ड है वो, और कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट अगर इफेक्टिवली कर पाए तो वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। सो आई एम रियली थैंकफुल सर, आपने टाइम दिया अपना और अपना सारे के सारे चीज़ एक्सप्लेन किया। हम आपका यूनिवर्सिटी किसी दिन विजिट करेंगे और पर्सनली इसमें देखेंगे ये सारी की सारी। बिल्कुल, धन्यवाद।